Everyone, welcome to Seven Learners. My name is Gufrana Smith and today is 5th January. तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए एज यूजुअल हम देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हेडलाइंस में रहा है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला सेक्शन हम इंटरनेशनल रिलेशन का लेंगे। ये जो न्यूज़ है ये सार्क समिट के बारे में है। पाकिस्तान ने बोला है दैट पाकिस्तान वाज रेडी टू होस्ट सार्क समिट। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर शाह, उन्होंने बोला था कि उनकी कंट्री दे वेर रेडी टू होस्ट द 19 सार्क समिट। इवन उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था कि इंडिया वर्चुअली ज्वाइन कर सकता है सार्क समिट को इफ इंडिया इज नॉट विलिंग टू विजिट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ है? इस्लामाबाद इज इन पाकिस्तान। तो ये न्यूज़ में था। तो हम थोड़ा सा सार्क के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या, इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था, इसका बैकग्राउंड थोड़ा। तो सार्क जो है ना दोस्तों, सार्क को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं। मतलब देखो ये समूह कहाँ का है? ये साउथ एशियन देशों का है और इसका काम क्या था? रीजनल कोऑपरेशन का काम था। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जियो पॉलिटिकल यूनियन को देखती है साउथ एशिया में। इनके मेंबर्स आपको याद करने हैं एक ट्रिक से जिसको मैं लिखती हूँ BBIN मैप्स, MAPS। तो बी से आपका भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, ओके, इंडिया, नेपाल। एम से आपका मालदीव्स है दोस्तों, इट इज़ नॉट म्यांमार। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो सार्क एक ऐसा समूह है जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था ढाका में, और इसकी जो सेक्रेटेरिएट है ना ये काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपका जो इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस करता है। इवन सार्क आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करता है एट द यूनाइटेड नेशन एज ऑब्जर्वर एंड हैज़ डेवलप्ड लिंक्स विथ मल्टीलैटरल एंटिटीज इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन। अब देखो सार्क का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, कि कुछ तो रीज़न होता है ना दोस्तों, हर एक चीज़ के पीछे कोई बैकग्राउंड होता है एंड देन उस बैकग्राउंड की वजह से किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो बैकग्राउंड ये था ना कि 1971 के टाइम में USSR ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया था। तो जब USSR ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, USSR इज टुडेज रशिया, उसको उस वक्त सोवियत रिपब्लिक बोला जाता था, अब इसको रशिया बोला जाता है। ठीक है, 1990s के बाद से जब आपकी USSR डिसइंटीग्रेट हुई तो रशिया बिकेम एन वन कंट्री, USSR से निकल करके और भी बहुत सारी कंट्री यहाँ से बनी है। तो USSR ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। तो जब इन्वेड किया ना दोस्तों, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, जैसे कि हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में आपका ये वाला पार्ट आ गया, आप म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। तो ये जो साउथ एशिया वाला पार्ट है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होने लगा, बहुत ज़्यादा लो होने लगा। तो इसके रिस्पॉन्स में ना जो इनिशियल 7 मेंबर्स कंट्रीज थे, उनके आपके डेलीगेट्स, फॉरेन मिनिस्टर, वो लोग एक मीटिंग किए और ये मीटिंग हुई थी कोलंबो में 1981 में। उस मीटिंग में ना दोस्तों बांग्लादेश ने प्रपोज किया था कि हमारा एक रीजनल एसोसिएशन होना चाहिए। वो रीजनल एसोसिएशन क्या करेगा? वो इन इश्यूज को डिस्कस करेगा और सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेगा, ट्रेड के बारे में डिस्कस करेगा, हम इंटीग्रेशन के बारे में काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारा बांग्लादेश ने प्रपोजल दिया था। इस प्रपोजल के फेवर में आपके मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ना ये बहुत स्केप्टिकल था इस चीज़ में। हाँ, क्यों? देखो ये स्केप्टिकल तो एक इसलिए था क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम प्लेटफॉर्म, हाँ, दैट इज लाइक क्वाइट अबनॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता। तो इंडिया पाकिस्तान स्केप्टिकल था इस चीज़ को लेकर के, लेकिन इवेंचुअली दोनों कंट्री ने आपका 1983 ढाका में ज्वाइन किया एंड साइन किया इस डिक्लेरेशन को। तो आपको BBIN मैप्स ध्यान देना है और यहाँ पे M इज मालदीव्स, नॉट म्यांमार, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और आपका सार्क का हेडक्वार्टर्स आपको काठमांडू नेपाल ध्यान देना है। अब देखो ये सार्क की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सार्क कंट्री जो है ना, ये सारे कंट्रीज मिलाकर के आपके वर्ल्ड के 3% एरिया को कवर करते हैं, जिसमें 21% पॉपुलेशन रहती है दुनिया की एज ऑफ 2019। ठीक है, और सार्क ने लॉन्च भी किया है साउथ एशिया
एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006। तो ये भी इन्होंने आपका लॉन्च किया था। तो ये न्यूज़ हो गया हमारा सार्क के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वह हमारा न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में है। देखो ये न्यूज़ इसलिए थी ना कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका नाम बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। तो ये पांचों कंट्री ने ना मिल करके एक प्लेज लिया है, और वो प्लेज क्या है? वो प्लेज यही है कि ये प्रिवेंट करेंगे एटॉमिक वेपन्स को, ताकि उनका स्प्रेडिंग रुक पाए, और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी आप अवॉइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक जॉइंट स्टेटमेंट रही है। The pledge was made in a rare joint statement ahead of a review of NPT in 1970। अब मैं आपको थोड़ा नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बताती हूँ। एनपीटी जो है आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसकी ऑब्जेक्टिव यही है, इसकी ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रिवेंट करेगा स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजी। ठीक है, किस लिए? ताकि आपका पीस एंड इंटीग्रिटी बना रहे ना। और जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी जैसे होगा तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी होने से हर एक कंट्री दूसरी कंट्री को धमकियां देते रहेंगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका ट्रेड कॉमर्स खराब होगा, सिक्योरिटी इश्यूज होगा। तो एनपीटी इसीलिए बनाया गया था कि ये पीसफुल यूज जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी का, जैसे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करें तो ये सारा काम हो सकता है, बट मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं हो सकता। तो एक लिमिट के अंदर तक आपको न्यूक्लियर स्टोर करना है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी है 1968 में साइन की गई थी और ये 1970 में फोर्स में आ गई थी। प्रेजेंटली आपकी एनपीटी में 190 मेंबर्स जैसे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके लिए ये होगा दोस्तों कि आप ध्यान देंगे, इंडिया न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जब ये वाली एनपीटी की ट्रीटी बनी थी ना, तब तो इंडिया ने अपना अच्छे से न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं किया था। तो इंडिया का यही ऑब्जेक्शन था, ये जो आपके परमानेंट कंट्रीज है, जो कंट्रीज ऑलरेडी न्यूक्लियर डोमेन में बहुत ज़्यादा अपनी टेस्टिंग कर चुके हैं, तो ये तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये तो कौन सी बात हुई, जैसे कि वो लोग अपने पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखे हुए हैं, बट इंडिया जैसे कंट्री अगर ये इस ट्रीटी को साइन कर दे तो फिर वो क्या करेंगे? उसके बाद उनको क्या होगा कि उनको गिव अप करना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों में। और फ्यूचर में हो सकता है कि ये कंट्रीज़ जो न्यूक्लियर टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कंट्रीज़ अपने न्यूक्लियर वेपन को दिखा करके अपना दबदबा बनाए रहे। तो इंडिया ने मना कर दिया था इस ट्रीटी को साइन करने के लिए। इंडिया का स्टैंड यही था। देखो टोटल ऐसे 5 कंट्री हैं जिन्होंने या तो साइन नहीं किया है या तो साइन करके आपका एंटर नहीं किया है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो या फिर साइन करके विद्रू कर दिया है। तो ये 5 कंट्री आपके, पाकिस्तान एक आती है, एक इंडिया आती है। तो आप पाकिस्तान और इंडिया याद करेंगे, इसराइल का नाम आएगा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान का नाम आएगा। ये 5 ऐसे कंट्री है दोस्तों जो एनपीटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, दे आर अगेंस्ट एनपीटी। और इंडिया ने हमेशा एनपीटी को ना डिस्क्रिमिनेटरी जैसा ट्रीट किया है और उन्होंने रिफ्यूज़ किया था इस चीज़ को साइन करने के लिए। ठीक है, इंडिया ने अपोज किया है द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो एम करता है एनपीटी को। ठीक है, क्योंकि ये देखो सिलेक्टिवली एप्लीकेबल है ना ये नन न्यूक्लियर पावर्स के लिए। और ये क्या करेगा, देखो अगर इंडिया सपोर्ट कर देता है एनपीटी को तो ये तो मोनोपोली हो जाएगा ना, जो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स थे उस वक्त के, वो बस 5 में सीमित हो जाएगा और ये 5 मिलकर के वर्ल्ड को रूल करते। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने नहीं साइन किया था। एंड देखो लेटर ऑन इंडिया ने टेस्ट भी किया, अपने न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हमारा पोखरान में, आपको स्माइलिंग बुद्धा के बारे में पता होगा। तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में हुई थी। तो एनपीटी का इंडिया मेंबर है? जी नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है। 5 कंट्रीज कौन सी है वो, तो आपको ये ध्यान देना है, इंडिया और पाकिस्तान, इसराइल आपका आ जाएगा, साउथ सुडान एंड नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट सेक्शन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलते हैं। ये न्यूज़ है आपका कि 2022 हमारा आ चुका है। तो हमारा कौन सा न्यू मिशन है 2022 में, और गगनयान। ठीक है, गगनयान भी तो हमारा मिशन ये लॉन्च होने वाला है ना, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम वाला, जो आपका इंडियन IH
IHSP बोलते हैं, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो इसके बारे में तो देखो 2021 हमारे लिए कैसा था, म्यूट के जैसा था, उतनी ज़्यादा रिसर्च, स्पेस रिसर्च में डेवलपमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अब इसरो ने बोला है कि इसरो गियर अप हो रहा है 2022 के बहुत सारे मिशन के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो 2022 में होने वाला है वो हमारा अनमैन्ड मिशन गगनयान है। तो गगनयान के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, जिसको इंटेंड किया गया है कि ये आपका अनमैन्ड मिशन गगनयान जो है आपका, ये स्पेसक्राफ्ट ऑफ द क्या है, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। IHSP जो है ये एकदम बिल्कुल नई नहीं है दोस्तों, इसको 2007 में इसरो ने इनिशिएट किया था। उसके बाद धीरे धीरे इसका काम चलता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट अनक्रूड लॉन्च जो है ना, जिसको गगनयान 1 बोलते हैं, इसका स्केड्यूल जून 2022 तक हुआ है। और इसको लॉन्च करने के लिए हम GSLV का Mark 3 रॉकेट यूज करने वाले हैं। इसरो इसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है दोस्तों, जैसे कि आपका क्रू मॉडल, जिसको केयर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक रे एंट्री एक्सपेरिमेंट। तो आप केयर के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। पैड अबॉर्ट टेस्ट, कि अगर कुछ गलत जाता है तो मिशन को अबॉर्ट कैसे करना है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट डोमेन में काम चल रही है, ठीक है। अगर ये काम टाइम से हो जाता है ना दोस्तों, तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा, 4th नेशन जो इंडिपेंडेंटली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट किया होगा आफ्टर रशिया, USA एंड चाइना। तो 3 कंट्री हमारी ऑलरेडी है, चाइना, रशिया एंड US, जो ये काम कर चुका है। इंडिया विल बिकम द 4th मेंबर, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा और मैं डिटेल्स देती हूँ आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट ऐसे डिजाइन किया गया ना कि ये 3 लोगों को लेकर के जाने वाला है, ठीक है। डॉकिंग अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें आपका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, ये क्रू मॉडल को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। तो DRDO भी सपोर्ट कर रहा है कुछ। तो ये मिलकर हमारे इंडिजीनियस इंडिया वाले काम कर रहे हैं। इसमें हमारी थोड़ी सी हेल्प आपकी ट्रेनिंग में रशिया भी दे रहा है। अब 2022 में और कौन कौन सा मिशन प्लान है। एक गगनयान, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में बता दिया। तो कुछ और प्लान मिशन, हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 और 6, ये हमारा प्लान है, ठीक है। चंद्रयान 3 हमारा प्लान में है, आदित्य L1 हमारा प्लान में है, एक्सपोसैट हमारा, ये कुछ मिशन भी प्लान में है जो कि आपका काम में चल रहा है। अगर 2022 हमारा अच्छा हुआ और ये 2021 की तरह म्यूटेड नहीं हुआ, तो हम स्पेस के सेक्टर में भी काफ़ी ऊपर जाने का हमारा चांसेस है। दूसरा न्यूज़ हम इकोनॉमी के सेक्शन से लेते हैं। ये न्यूज़ हमारा काबिल के बारे में है। अब काबिल मतलब वो वाला काबिलियत नहीं दोस्तों, आपने जो मूवी देखा होगा। काबिल मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है। खनिज से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये आपकी मिनरल एसेट्स से रिलेटेड है, कुछ मिनरल एसेट होगा या फिर मिनरल टेक्नोलॉजी होगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। तो काबिल जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ आती है। ये इंगेज हो रही है आपकी दूसरे कंट्रीज के साथ, ताकि उन कंट्रीज के साथ फॉर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ मिनरल एसेट एक्विजिशन बोर्ड, ठीक है। तो जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है काबिल, ये जॉइंट वेंचर है विच इज सेटअप विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर के, जिसका नाम आपको ध्यान में देना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड जो MECL। तो आपको 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम ध्यान देना है। नालको का नाम आप ध्यान देंगे, HCL का नाम आप ध्यान देंगे, एंड MECL का नाम आप ध्यान देंगे। ये 3 एंटरप्राइज जॉइंटली मिल करके एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है, जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल। इसका मैंडेट यही है कि ये आइडेंटिफाई करेगी और एक्वायर करेगी ओवरसीज मिनरल। ये इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया के बाहर के लिए है। मिनरल एसेट क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक नेचर, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना, अदर रेयर अर्थ मेटल्स, इन सब चीज़ों को ये देखेगी। देखो काबिल जो है ये ऑलरेडी इंगेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, इन जैसे कंट्रीज के साथ। और इसका काम यही है कि ये आगे चल करके और दूसरे कंट्री में भी जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को देख करके
ये उन कंट्रीज के साथ भी काम करे, ठीक है। अब देखो किसी भी मिनरल को क्रिटिकल कब बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल तभी बोलते हैं ना व्हेन द रिस्क ऑफ द सप्लाई शॉर्टेज एंड एसोसिएटेड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इज रिलेटिवली हायर देन अदर रॉ मटेरियल। मतलब अगर वो जो एलिमेंट है हमारा, वो जो मिनरल है हमारा, वो हमें अगर सप्लाई शॉर्टेज हो गया तो ये इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हायर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसको क्रिटिकल, आपका क्रिटिकल क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, ठीक है। इन मिनरल को स्ट्रैटेजिक भी बोलते हैं क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी आपकी कम है, ठीक है, इनकी सब्स्टिट्यूट कम है और इनकी डिमांड हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे कि हाइब्रिड कार, टरबाइन, मैग्नेट्स, जो हमारा भी आगे का फ्यूचर है जहाँ पे हम ये सब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे और काम करने वाले हैं, तो इन सब में इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपको क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स में, थोड़ा डिफरेंस आपको क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स से पता होगा। एग्जांपल आप यहाँ पे पढ़ लो, स्ट्रोटियम, ग्राफाइट, ठीक है, आपका हेवी एंड लाइट रेयर अर्थ मेटल, बेरिलियम, सी आपका क्रिटिकल में आता है, निकल, कोबाल्ट, सिल्वर, कॉपर, डायमंड, टंगस्टन, ये सब आपका स्ट्रैटेजिक में आता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है। ये पहली जो न्यूज़ है हमारी, वो न्यूज़ है आपकी इनर लाइन परमिट के बारे में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस दिया है, ठीक है। सेंटर को नोटिस किस चीज़ के लिए दिया है, मणिपुर ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट नोटिस सेंटर मणिपुर ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम। अब थोड़ा सा मैं आपको आईएलपी के बारे में बता दूं तो आईएलपी ना एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, या फिर आप एक इसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब एक परमिशन की जैसा देख लो। ये परमिशन आपकी ग्रांट करती है आउटसाइडर्स को कि वो उन कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज में कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ सकते हैं, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाली कौन थी, ब्रिटिशर्स ने इनको इंट्रोड्यूस किया था अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 के आसपास, ठीक है। आईएलपी को इसलिए बनाया गया था ना कि वो जो इंडिजीनियस लोग हैं, वहाँ के डेमोग्राफिक एरिया, कल्चर, ठीक है, वहाँ के पॉलिटिकल सिनारियो, सोशल इंटीग्रिटी उन ट्राइबल पॉपुलेशन का हिली स्टेट्स का मेंटेन रहे, ठीक है। तो फॉरेनर्स को क्या चाहिए था, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए था उन टूरिस्ट प्लेसेस में जाने के लिए, ठीक है। अभी देखो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट डिफरेंट है, ठीक है, फ्रॉम इनर लाइन परमिट्स नीडेड बाय डोमेस्टिक टूरिस्ट, ठीक है। तो फॉरेनर्स क्या लेंगे दोस्तों, आपके फॉरेनर्स आपका पीएपी लेंगे, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, एंड आपके जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट नेटिव्स है उनको लेना था इनर लाइन परमिट, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ स्टेट्स को दिया गया था पहले, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है। अब ये मणिपुर फोर्थ स्टेट है जिसको भी आईएलपी, जिसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्स ऑन प्ली चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आईएलपी एक्सटेंशन इन मणिपुर। पिटीशन ने चैलेंज किया डिसीजन ऑफ द सेंटर 2019 वाला कि उन्होंने जो आईएलपी को एक्सटेंड किया मणिपुर में बाय द वे ऑफ एन ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। उस प्ली में क्या था कि आईएलपी जो दिया है ना मणिपुर को, ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स जो 14, 15, 19 और 21 के अंदर आते हैं, इसको हैम्पर कर रहा है। तो आपके लिए क्रक्स इस पूरे न्यूज में यही होगा कि आपको ये 4 स्टेट के नाम याद करने हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, जो आपका आईएलपी के अंदर आता है। ये आपका आईएलपी रिजीम के अंदर वाला आपका एरिया है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको पीएपी और आईएलपी के लिए ध्यान देना है। पीएपी आप फॉरेनर्स लेते हैं और आईएलपी आपके डोमेस्टिक टूरिस्ट आईएलपी लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम हिस्ट्री के सेक्शन से चलते हैं। ये न्यूज़ जो है आपका सेंट कुरियाकोसे इलियास शवरा के बारे में है। तो सेंट कुरियाकोसे इलियास शवरा जो है एक ट्रू कर्म योगी थे, ठीक है। इनका जन्म 1805 में हुआ था और इनकी देहांत 1871 में हुई थी। इनको छवारा पितावू भी बोलते हैं, सेंट छवारा भी बोलते हैं। इनका जन्म दोस्तों केरला में हुआ था, ठीक है। ये साइरो मालाबार चर्च से बिलोंग करते थे एंड ही बिकेम अ प्रीस्ट इन 1829। इनकी पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक स्पिरिचुअल और सोशल लीडर थे। इनको जाना जाता है इनकी कंपैशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी वाली जो वर्च्यूज हैं उन सब चीज़ों के लिए। अब इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊं तो इनकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यही रही है कि इन्होंने एक संस्कृत स्कूल को स्टार्ट किया था मैननम में,
ठीक है, एजुकेशन के लिए। ही एस्टैब्लिश द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल प्रेस इन केरला, ठीक है। ही वर्क टुवर्ड्स सोशल स्पिरिचुअल एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन द 19th सेंचुरी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट को पली कूदम बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या था कि इस कॉन्सेप्ट से आपका स्कूल को सेटअप किया जाता था अलोंग साइड एवरी पैरिश चर्च, हर चर्च के पास में एक स्कूल को सेटअप किया जाता था। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में चलते हैं। ये न्यूज़ हमारा इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बारे में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है आपका छत्तीसगढ़ से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये न्यूज़ में इसलिए थी ना क्योंकि यहाँ पे 400 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, जो मॉइस्ट अफेक्टेड जो आपका माओइज्म मॉइस्ट आपने सुना होगा ना, छत्तीसगढ़ में ये काफ़ी ज़्यादा नक्सलाइट वाला एरिया, तो ये एरिया आपका है। तो ये एरिया पहली बार ना टाइगर सेंसस के वर्क में इस एरिया को आपका कवर किया गया। इससे पहले सेंसस में इस एरिया को काउंट नहीं किया जाता था क्योंकि ये नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है। तो आपको ध्यान देना है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उदंती सीता नदी भी आपको ये लोकेशन भी पता होना चाहिए, आपका छत्तीसगढ़ से है। ये जो आपका लोकेशन है ना, दिस इज होम टू दी पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड वाइल्ड बफेलो। तो ये यहाँ पे आपकी टेरेन टोपोग्राफी कैसी है, हिली थोड़ी सी टेरेन है यहाँ पे। ब्लैक बक, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप, सांबर, इंडियन मुनजाक, ठीक है, वाइल्ड बोर टाइगर, ये सब भी यहाँ पे आपका देखा जाता है। इस रिजर्व में 3 टाइगर है जो कि लास्ट सेंसस से हमें पता चली थी। तो बस आपको इंद्रावती टाइगर रिजर्व और इसकी लोकेशन छत्तीसगढ़ ये ध्यान देनी है। तो हमारा सेशन खत्म हो गया। हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। इंडिया बिकेम द 39 मेंबर जिन्होंने एनपीटी को साइन किया। सेंट कुरियाकोसे ने पलीकूदम एक कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया था जिसमें स्कूल को सेटअप किया जाता है। फॉरेनर्स को आईएलपी चाहिए होता है, वेरस डोमेस्टिक विजिटर्स को पीएपी चाहिए होता है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में, और सार्क की सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। तो चलो मैं आंसर रिवील करती हूँ आपको। यहाँ पे 2 आंसर हमारा गलत है। मैंने बोला है आपको इंडिया ने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया है, और इंडिया के साथ इंडिया मिला करके टोटल 5 कंट्रीज है जो एनपीटी में नहीं आते हैं। और ये वाला भी उल्टा दिया हुआ है कि आईएलपी आपके डोमेस्टिक विजिटर्स के लिए चाहिए होता है एंड पीएपी आपका फॉरेन विजिटर्स के लिए चाहिए होता है। चलो थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड